हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। मैं आ चुका हूं आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए। सभी मेरे साथ जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े उन्हें जोड़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लास है वो परिवर्तन की क्लास है। आपके अंदर कुछ नया करने की और अपने सिलेक्शन के पीछे पागल होने की क्लास है दोस्तों। 18 अप्रैल 2020 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। और इसके साथ में मैंने दो पहल स्टार्ट की हैं, एक तो भारत दर्शन दोस्तों और दूसरा टुडे हिस्ट्री क्वेश्चन। ये दोनों पहले आपके लिए दोस्तों हाँ सोने पर सुहागा साबित होंगी। बस अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए, नोटबुक पेन हाथ में उठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लास है वो लॉकडाउन का सबसे बेहतर उपयोग करेगी आपके लिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से ऐड करता हूं, जिससे आपके लिए कोविड-19 के अलावा भी कुछ न्यूज बन सके दोस्तों, जो पेपर में आने लायक हो, फूल पत्ती वाली हो। तो दोस्तों अपने चेहरे पर मुस्कान ले आइए और देखिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा दोस्तों। और हाँ, ये जो ऊर्जा है इसे पूरे दिन बनाए रखिएगा, क्योंकि अगले दिन तो मैं वापस आऊंगा और आपको वापस से चार्ज कर दूंगा। देखिए दोस्तों, यदि आप आने वाले कल को बेहतर करना चाहते हो तो बीते कल की तुलना में आज कड़ी मेहनत करें दोस्तों। अगर आप पहले गुड थे तो आज खुद को बेटर कर लीजिए, जब भी आप भविष्य में बेस्ट कर पाओगे। इतना सा मतलब है इस मोटिवेशनल कोट का कि गुड थे तो बेटर कीजिए और फिर आगे बेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपकी दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आ गई कि आपको सब कुछ आता है, समझ लेना पेपर आपको धोखा निश्चित देगा, अवश्य देगा। हर चीज को सीखने की निगाह से देखें दोस्तों। हो सकता है आपको जो मैं सवाल कर रहा हूं वो सभी आते हो, निश्चित आते होंगे दोस्तों, लेकिन उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं उसमें कोई ना कोई नया सवाल आपको जरूर मिलेगा। और जिसे सब कुछ नया मिले वो समझ लेना वो अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों वो सीखने के लिए क्लास में आता है। तो सीखने के लिए क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्लास परिवर्तन की क्लास है, ये मामूली क्लास नहीं है दोस्तों। ये क्लास दिल से दिल तक की क्लास है और आपको इसका अंदाजा शुरुआत में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो चेहरे पर जो मुस्कान है आपके, वो मेरे बिना कहे आ जाती है, क्योंकि मेरे चेहरे पर मुस्कान है तो मेरे जो अर्जुन हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है, और मेरी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और राजू डी टीम को दोस्तों हाँ मोटिवेट करेंगे, क्योंकि उनका मोटिवेशन दोस्तों आपके लिए सिलेक्शन का सर्टिफिकेट साबित हो सकता है। तो देखिए दोस्तों आज का पहला सवाल, और आप फोकस कीजिए। अब स्क्रीन पर मैं वापस से मिलूंगा दोस्तों आपके साथ। पहला सवाल क्या कह रहा है, sportechx.com की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सर्वाधिक स्पोर्ट्स स्टार्टअप कहां स्थित हैं? तो मेरे दोस्तों कहां स्थित हैं? विश्व गुरु भारत के अंदर स्थित हैं सबसे अधिक स्टार्टअप। और दोस्तों केवल एशिया में नहीं, पूरे विश्व में सबसे अधिक कहां पर हैं? पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत के अंदर हैं, और लगभग 41% है। कितना है दोस्तों? लगभग 41% स्पोर्ट स्टार्टअप कहां पर हैं? भारत के अंदर है। स्टार्टअप क्या होता है दोस्तों? एक नया उद्योग आप स्टार्ट करते हो, वो क्या होता है? स्टार्टअप होता है। और किस क्षेत्र में करना है? स्पोर्ट के क्षेत्र में करना है। दूसरे पर कौन है दोस्तों? दूसरे पर पूरे विश्व में है इजराइल। कौन है? इजराइल है मेरे प्यारे साथियों। और तीसरे पर कौन है? तीसरे पर है कौन? ड्रैगन चीन। यह है 11.2% के साथ। मतलब कि एशिया में भारत चीन को बहुत पीछे छोड़ते हुए स्पोर्ट स्टार्टअप के क्षेत्र में पहले स्थान पर आ गया है, sportechx.com की रिपोर्ट के अनुसार। अब पूछ ले भाई भारत में कौन सबसे सर्वोच्च है? तो मेरे दोस्तों ना केवल भारत में, पूरे विश्व में पहले स्थान पर जो शहर है वो है बंगलुरु। कौन सा है? बंगलुरु है मेरे दोस्तों, जिसे भारत की हार्डवेयर सिटी, भारत की सॉफ्टवेयर सिटी, भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी और भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। और मेरे दोस्तों यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि जो बंगलुरु है यहां पर किसका हेडक्वार्टर है, तो मेरे प्यारे साथियों जो इसरो है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का गर्व, भारत का प्राउड दोस्तों, हाँ जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बंगलुरु के अंदर स्थित है। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ और देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। हाँ
दोस्तों मनोरंजन का बाप है दूसरा सवाल, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 13वां सीजन स्थगित किया गया है। तो पहला सवाल तो कौन सा सीजन है, 13वां सीजन है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है? देखिए दोस्तों, हाँ आप नाम सुन के आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। किसने कहा है? श्रीलंका ने कहा है कि भाई अगर तुमसे नहीं हो पा रहा आईपीएल का आयोजन तो हम कराएंगे। कौन कराएगा दोस्तों? श्रीलंका कराएगा। श्रीलंका ने कहा है कि हमें मेजबानी दे दीजिए। और ये किससे कहेगा दोस्तों? ये कहेगा बीसीसीआई से, जो भारत का दोस्तों क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है। कौन है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसके जो हेड हैं वो कौन है दोस्तों? बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली। कौन है दोस्तों? बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली, या फिर दादा। कौन है? दादा जो है दोस्तों वो वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों ये आईपीएल का 13वां सीजन था और ये स्थगित क्यों हो गया? तो दोस्तों आपको पता है कोविड-19 के कारण। किसके कारण? कोविड-19 के कारण ये स्थगित हो गया है और ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन ये पूछ ले स्टार्ट कब होने वाला था? तो ये 29 मार्च को स्टार्ट होने वाला था। और बढ़िया है दोस्तों स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये 29 मार्च को स्टार्ट होता तो अब तक रॉयल चैलेंजर जो बेंगलोर की टीम है वो बाहर हो चुकी होती, क्योंकि दोस्तों वो आईपीएल बाहर होने के लिए ही खेलती हैं। और जिसके कैप्टन कौन है? चीकू हैं। कौन है दोस्तों? विराट कोहली जिसके कैप्टन है। यह है मनोरंजन का बाप आईपीएल के बारे में। अब दोस्तों कौन मेजबानी करने की कह रहा है? श्रीलंका कह रहा है। तो हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। और दोस्तों आप जानते हो भाई भाई की सरकार कहां पर है? श्रीलंका के अंदर है। यहां के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो हैं जिन्होंने गोता खाया है, गोटाबाया राजपक्षे। कौन है? गोताबाया राजपक्षे। और मेरे प्यारे साथियों यहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इनके भाई महिंदा राजपक्षे। कौन है? महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका की राजधानी पूछ ले मेरे दोस्तों, हाँ वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि रामायण चल रहा है दोस्तों, और रामायण में लंका क्या है? हॉट स्पॉट है वर्तमान में। और आपसे पूछ ले कि भाई श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो मेरे दोस्तों पहले इसकी राजधानी थी कोलंबो। क्या थी? कोलंबो। और वर्तमान में क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है दोस्तों? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे जो है वर्तमान में इसकी राजधानी है। और मेरे प्यारे साथियों श्रीलंका और भारत के मध्य एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पाक जल संधि। PAL के पाक जल संधि। तो अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों साथ में जो जानकारी है वो फूल पत्ती वाली जानकारी है। और जो मेहनत मैं कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए, वो मेहनत मेरी खराब नहीं होनी चाहिए। ये आपको प्रॉमिस करना है और दोस्तों खुद को प्रॉमिस करना है। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस की जो गाड़ी दोस्तों, पुलिस की गाड़ी जैसे ही आई तो आप घर के अंदर फिर वापस से बाहर। ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं दोस्तों। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। गुजराती दिमाग की बात को मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे भारत के लिए दोस्तों क्या होगा? बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया के आर्थिक विकास की वृद्धि दर का क्या अनुमान प्रस्तुत किया है? बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। कल हमने डिस्कस किया था कि भारत के लिए क्या प्रेडिक्ट किया इन्होंने। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि दोस्तों इंडिया के सिवाय इसने जो एशिया है इसके लिए कितना प्रेडिक्ट किया है। और मेरे दोस्तों आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया है बाबा जी का ठुल्लू। दोस्तों 0%। क्या है आंसर? इसका आंसर है 0%। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार दोस्तों सन 2020 के लिए ही किया था, क्योंकि दोस्तों इसमें एक महामारी आती है जिसका नाम है कोविड-19। और इस कोविड-19 ने दोस्तों मानव जाति को काला दौर घोषित करवा दिया है, क्योंकि इसके द्वारा हर कोई प्रभावित है। और दोस्तों एशिया की ग्रोथ रेट कितनी मानी है? 0%। आप फिर भी सोचिए ये विश्व की तुलना में अच्छी है, क्योंकि विश्व की कितनी मानी है? विश्व की मानी है दोस्तों -3%। सोचने वाली बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसने कहा है कि वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट होगी वो -3% होगी। और इंडिया की कितनी होगी दोस्तों? इंडिया की होगी 1.9%, जो कि विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। और चाइना कितनी होगी दोस्तों? चाइना की होगी 1.2%। कितनी? 1.2% होगी चाइना की। तो एशिया की 0% हो गई, वर्ल्ड की -3% हो गई,
भारत की 1.9% हो गई, और दोस्तों ड्रैगन की कितनी हो गई? 1.2%। और ध्यान रखना, अगर ये 0% रही तो ये 60 वर्ष में सबसे बुरा प्रदर्शन होगा किसका? एशिया की इकोनॉमी का। और दोस्तों अब देखिए, अब यहां पर एक सवाल और इंपॉर्टेंट बनता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों 3 संस्थान लगातार चर्चा में, और तीनों के बारे में आपके पास जानकारी उंगलियों पर नाचनी चाहिए। दोस्तों यही तो उद्देश्य है इस क्लास का, कि आपको पुराना वाला किस प्रकार याद रखना है और आप अपने कारतूस को किस प्रकार परीक्षा के अंदर उपयोग कर सकते हो, आपको यह समझाना। इसीलिए तो दोस्तों भारत दर्शन है, हिस्ट्री वाला टॉपिक है, और दोस्तों फूल पत्ती वाले सवाल, इनका एक मिक्सअप आपके सामने लेकर आता हूं। आईएमएफ की बात करूं तो दोस्तों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना 1945 में होती है, और हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है चौधरी की दोस्तों राजधानी में, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और दोस्तों डब्ल्यूएचओ की बात करूं तो इसका जो स्थापना है वो होती है 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। आईएमएफ के हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वो आईएमएफ की हेड है। वर्ल्ड बैंक की डेविस माल्पस हेड है दोस्तों। और डब्ल्यूएचओ के जो हेड है वो है डॉक्टर टेड्रोस। आईएमएफ की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। वर्ल्ड बैंक की दोस्तों कौन है? वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड माल्पस। और डब्ल्यूएचओ के कौन है दोस्तों? डब्ल्यूएचओ के हैं कौन? डॉक्टर टेड्रोस। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और मैं आपके सामने वापस इसीलिए आया हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे जो माथे पर जो पसीना है ना दोस्तों, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कि लॉकडाउन है। अरे मान लिया लॉकडाउन है, लेकिन दोस्तों हमारा जो इरादा है उसको कोई लोक नहीं कर सकता। हमारा इरादा केवल एक है, और वो है अब की बार लक्ष्य की धज्जियां उड़ानी है, पेपर की धज्जियां उड़ानी है दोस्तों। और ये कोई विकल्प नहीं है, ये हमारा संकल्प है। क्या है? हमारा संकल्प है। और जब हम एक बार सोच लेते हैं दोस्तों, तो लॉकडाउन की भी नहीं सुनते, हम हमारी पढ़ाई जारी रखेंगे। और हाँ दोस्तों, केवल आप फूल पत्ती वाली क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगी फूल पत्ती लगा करके। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में कैप्टन टॉम मूर सुर्खियों में रहे हैं, इनका संबंध किस देश से है? मेरे दोस्तों तो कैप्टन टॉम मूर सुर्खियों में रहे हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है कहां से? जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता, इंग्लैंड दोस्तों, ब्रिटेन से संबंध है कैप्टन टॉम मूर का। और दोस्तों इनकी जो उम्र है वो आपके लिए मोटिवेशन है, और इनकी उम्र 30 अप्रैल को, कब मेरे प्यारे साथियों? जो 30 अप्रैल आने वाली है, इनको सेंचुरी लगा देंगे ये, और शतक हो जाएगा दोस्तों। 100वां बर्थडे हुआ किसका? कैप्टन टॉम मूर का। तो 30 अप्रैल को 100वां बर्थडे है किसका? कैप्टन टॉम मूर का। अब ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? तो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, कौन है? जो दोस्तों हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं, इनकी मदद के लिए क्या करते हैं दोस्तों? ये कैप्टन टॉम मूर 99 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं दोस्तों? अपने बगीचे के आसपास क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। और दोस्तों हर चक्कर पर जो इन्हें जो पैसा मिलता है, ये पैसा वो उपयोग करेंगे कहां पर? जो स्वास्थ्य कर्मी दोस्तों क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, जो भगवान के रूप में इस समय धरती पर कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों इस प्रकार इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया? लगभग 57 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 57 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा किया है। तो कैप्टन टॉम मूर साथियों चर्चा में रहे, ये 99 वर्ष के हैं। 30 अप्रैल को ये अपना शतक लगा लेंगे दोस्तों। और हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, कोरोना जो वॉरियर्स हैं दोस्तों, उनकी मदद के लिए अपने बगीचे के आसपास चक्कर लगाते हैं, कौन? कैप्टन टॉम मूर। और 57 करोड़ रुपए जुटा लिए। और मेरे प्यारे साथियों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भाग लिया था किसने? कैप्टन टॉम मूर का। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों जो 1939 से 1939 से 1945 तक चला था। अब मेरे दोस्तों यहां पर एक देश आया है जिसका नाम है ब्रिटेन। आप जानते हो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? लंदन ठुमकता। क्या राजधानी है इसकी? लंदन ठुमकता। और लंदन जो है दोस्तों वो किस नदी के किनारे है? ठुमकता से बन गया थेम्स नदी। कौन सी नदी बन गई? थेम्स नदी बन गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे? कौन है दोस्तों? बोरिस जॉनसन जो है यहां के
प्राइम मिनिस्टर हैं। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ की गृह मंत्री कौन है? तो वो है यहाँ की गृह मंत्री हैं दोस्तों, कौन? प्रीति पटेल यहाँ की गृह मंत्री हैं। और प्यारे साथियों, यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं ऋषि सुनक, जो कि दोनों क्या हैं? भारतीय मूल के हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि फूल पत्ती वाला सवाल है आपके लिए। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय खरीफ फसल सम्मेलन में वर्तमान वित्त वर्ष के लिए कितने खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? अच्छा सवाल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको खरीफ फसल के बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे दूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? 298 मिलियन टन। कितना? 298 मिलियन टन। मेरे दोस्तों ये मिलियन जो वर्ड आता है इसका मतलब जानते हो आप, या फिर ऐसे ही तुक्का चल रहा है? मेरे दोस्तों मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। कितना होता है? 10 की पावर 6 दोस्तों, वो होता है मिलियन, मतलब कि 10 लाख। कितना? 10 लाख। अब देखिए 298 मिलियन टन का हमने क्या रखा है? लक्ष्य रखा है 2020-21 के लिए। कब दोस्तों? 2020-21 के लिए। और अभी राष्ट्रीय खरीफ फसल सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा दोस्तों संपन्न हुआ है, जिसके अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर भाई साहब ने की है, क्योंकि आपको पता है हमारा किसान मर रहा है। तो दोस्तों इससे क्या बन गई? हाँ, कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। अब दोस्तों फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। पहले तो इस खरीफ वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब होता है पतझड़। क्या होता है दोस्तों? पतझड़ जो है वो खरीफ की फसल होती है, और मानसून से संबंध होता है किसका? पतझड़ का। तो दोस्तों खरीफ की जो फसल है वो मानसून आधारित है। कैसी है ये? मानसून आधारित है। और दोस्तों मानसून कब आता है? मानसून आता है जून में। और दोस्तों कब तक रहता है? लगभग अक्टूबर तक रहता है। मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है आप क्या कर रहे हो? इसे याद करने में लगे हो, लेकिन आपको याद नहीं करना है। आप बस ये समझिए खरीफ का मतलब क्या होता है? पतझड़ होता है। और पतझड़ का संबंध होता है दोस्तों मानसून से, और मानसून का संबंध है जून से अक्टूबर के मध्य। अब मेरे प्यारे साथियों देखिए अगला क्वेश्चन। क्या कुछ खरीफ की फसलों के नाम आप जानते हो? नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिए दोस्तों। धान है। क्या है? चावल जिसे कहते हैं हम, धान। जूट है मेरे दोस्तों, गोल्डन फाइबर जूट है। और मेरे प्यारे साथियों बाजरा है। क्या है? बाजरा है। और मेरे प्यारे दोस्तों मूंगफली। क्या है? मूंगफली है। और गन्ना। क्या है? गन्ना। ये पांचों फसलें याद रखना फूल पत्ते लगा करके। धान, जूट, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, ये पांचों फसलें कैसी फसल हैं दोस्तों? खरीफ की फसल हैं। कैसी फसल हैं? खरीफ की फसल हैं। और दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण फसलें होती हैं किसकी? खरीफ की फसलें। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कमी की है। इससे रुपये की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक बेहतर कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, और मैं दावा करता हूं अगले 2 मिनट में आपकी उंगलियों पर नाचेगा कौन? रिवर्स रेपो रेट। बस आप गौर से मेरी बात को सुनना, और जहां पर लेकर जा रहा हूं वहीं पर चलना। और हाँ दोस्तों, मन के अंदर जो ख्याल आ रहे हैं ना उनको निकालिए और केवल कंसंट्रेट कीजिए किसके ऊपर? पढ़ाई के ऊपर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर सो लें, बाद में देख लेंगे। मेरे दोस्तों अगर आप सो गए ना तो आप खो दोगे क्या? अपने सिलेक्शन को। जगे रहो दोस्तों, और जगने के साथ साथ अपने सिलेक्शन के पीछे पागल हो जाओ, तभी सिलेक्शन होगा। मेरे दोस्तों संस्था का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हो 1 अप्रैल 1935। कब? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है आरबीआई की। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। और मेरे दोस्तों जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? जो गवर्नर है यहाँ के दोस्तों वो है शक्तिकांत दास। तो आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये तो जानकारी हो गई आरबीआई की बारे में। मेरे प्यारे साथियों आरबीआई ने कल एक दोस्तों मीटिंग की थी, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था। और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या बताया? जो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा कि हम रिवर्स रेपो रेट जो है इसे कम कर रहे हैं। और ये कितनी कमी लेकर आए दोस्तों? 0.25%
की कमी लेकर आए। पहले कितनी थी ये? 4% थी और वर्तमान में कितनी हो गई है? 3.75%। चवन्नी की कमी ला दी दोस्तों, किसने? हमारे आरबीआई के गवर्नर ने। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों पहले तो आप समझिए कि जो रिवर्स रेपो रेट होती है इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। एक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक होता है दोस्तों बैंक। कौन? बैंक। जब बैंक के पास दोस्तों पैसा अधिक होता है तो बैंक क्या करता है? कुछ पैसे को जमा करा देता है। कहां पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और जो पैसा जमा कराया है दोस्तों उसके बदले में जो ब्याज मिलता है और जिस दर पर मिलता है दोस्तों वो दर होती है कौन? रिजर्व रेपो रेट। तो समझ चुके होंगे आपको कि जो रिवर्स रेपो रेट है दोस्तों, ये रिवर्स रेपो रेट क्या होती है कि बैंक का जो आरबीआई के अंदर जो पैसा जमा है उस पर जो ब्याज बैंक को मिलेगा और जिस दर पर मिलेगा वो दर होगी रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट दोस्तों कम कर दी तो बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा कि भाई मैं आरबीआई को पैसा क्यों दूं, मैं सीधा मार्केट में पैसा दूं, क्योंकि यहां तो पैसा क्या कर दिया है, यहां पर जो बैंक ब्याज की दर है दोस्तों वो कम कर दी है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक देगा पैसा मार्केट में और इससे बाजार में क्या होगा दोस्तों? बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। किसका प्रवाह बढ़ेगा? नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। और दोस्तों ये जो नकदी का प्रवाह है इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं तरलता। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिक्विडिटी। जिस प्रकार दोस्तों पानी जो फैलता है ना तेजी से, उस प्रकार नकदी फैल जाएगी बाजार के अंदर और इससे दोस्तों अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आएगी? तेजी आएगी, अर्थव्यवस्था हमारी बुस्ट होगी। तो इसका आंसर क्या है? तरलता बढ़ेगी। क्या है दोस्तों इसका आंसर? तरलता बढ़ेगी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाँ मेरे दोस्तों सतर्क होने का समय है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस मोबाइल ऐप के सुरक्षित उपयोग हेतु परामर्श जारी किया है? अच्छा सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। पहली बात तो उसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है जूम ऐप। कौन सा ऐप है? ये जूम ऐप है दोस्तों। वर्तमान में आप देख रहे हो हर हमारा मंत्रालय उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के दोस्तों सारी मीटिंग इस ऐप पर होती है और साथ में जो लॉकडाउन हुआ है दोस्तों, इस लॉकडाउन में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर जो मीटिंग हो रही है, एक तो मीटिंग में दोस्तों और एक साथ में पढ़ाई के लिए उपयोग हो रहा है किसका? जूम ऐप का भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है। और ये पता कैसे लगा? तो दोस्तों इसके यूजर्स हैं उसकी संख्या में तेजी से क्या हुई है? बढ़ोतरी आई है। अब मेरे दोस्तों जो गृह मंत्रालय है जो किसके हाथ में है दोस्तों? चाणक्य के हाथ में है। और आप जानते हो मोटा भाई दोस्तों, और भाई कहां पर रहता है? घर के अंदर रहता है। तो जो गृह मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री हैं हमारे वो कौन है? अमित शाह भाई साहब हैं। कौन है? अमित शाह भाई साहब हैं। और गृह मंत्रालय ने क्या कहा है कि जो जूम ऐप है ये क्या है? असुरक्षित है। क्या है दोस्तों? असुरक्षित है जूम ऐप। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है? बड़ा गजब का वर्ड है दोस्तों, चमकदार टाइम बॉम्ब। क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये चमकदार टाइम बॉम्ब है। मतलब कि सबसे पहले तो ये आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा और फिर ये फटेगा। चमकदार टाइम बॉम्ब है दोस्तों, ये आपके डेटा की चोरी कर सकता है। जो आपके जो आंकड़े हैं दोस्तों उनकी चोरी कर सकता है कौन? जूम ऐप। तो पहला पॉइंट गृह मंत्रालय ने दोस्तों कहा है कि ये असुरक्षित है। कौन सी? जूम ऐप। इसका उपयोग कहां करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस में करते हैं, जैसे मीटिंग हो गई या फिर दोस्तों ऑनलाइन स्टडी हो गई। और इसके लिए चमकदार टाइम बॉम्ब वर्ड का उपयोग किया है जिससे डेटा चोरी की जाएगी दोस्तों जो इसका उपयोग कर रहे हैं। अब मुझे बताइए आप कि भाई हम क्या ध्यान रखेंगे? पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखना है कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये किसकी कंपनी है? चाइना की कंपनी है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये कंपनी अगर आपसे पूछ ले लिस्टेड कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका विश्व के चौधरी के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कैलिफोर्निया के अंदर। कहां पर है? कैलिफोर्निया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2011 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। किसकी? जूम ऐप की। अब आपसे पूछे कि भाई आपको क्या दोस्तों ध्यान रखना है, क्या आपको सावधानी बरतनी है, तो ध्यान रखना पहली सावधानी जो आपको बरतनी है कि अगर आप मीटिंग कर रहे हैं किससे? जूम ऐप से, तो हमेशा क्या करना है? हर मीटिंग में आप
आपको नई आईडी और नया पासवर्ड उपयोग करना है। इस बात को ध्यान रखना है कि हर मीटिंग के अंदर नई आईडी होनी चाहिए और नया पासवर्ड होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, जो मीटिंग को होस्ट कर रहा है, कौन जो मीटिंग को होस्ट कर रहा है दोस्तों, उसकी अनुमति अनिवार्य होनी चाहिए अगर आप किसी नए मेंबर को शामिल कर रहे हो। मेरी बात को फिर सुनिएगा, जो मीटिंग होस्ट कर रहा है उसकी अनुमति अनिवार्य होने चाहिए नए मेंबर को जोड़ने के लिए। तो ये दो सावधानी बरतनी है दोस्तों अगर आप जूम ऐप का उपयोग कर रहे हो। और भारत सरकार ने कहा है कि कोई भारत की स्वदेशी ऐप बनाइए जिसका उपयोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में कर सकें। अच्छा सवाल है दोस्तों, नोट करके रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन सुर्खियों में रही है। इस दवा का शीर्ष उत्पादक देश है। मेरे प्यारे साथियों, कौन है इसका शीर्ष उत्पादक देश? हमारा विश्व गुरु भारत, इंडिया है। अब मेरी बात को गौर से समझना दोस्तों, यहां पर मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कुछ लोग कुछ दिनों पहले पेट्रोल पंप से चिढ़ गए थे कि अमेरिका ने धमकी दी है, किसको? भारत को धमकी दी है। मेरे दोस्तों, आज क्लियर करता हूं इस पॉइंट को आपके सामने। देखिए, पहली बात तो ये दवा कौन सी है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन इसका नाम है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान भी मांग सकता है इस दवा को, लेकिन एक तो इसकी स्पेलिंग नहीं आती और दूसरा इसको बोलेगा कैसे। तो दोस्तों, बड़ी समस्या है किसके सामने? पाकिस्तान के सामने। पहली बात तो ये दवा कैसी है? मलेरिया रोधी दवा है। जो मलेरिया है दोस्तों, उसके रोधी दवा है कौन सी? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। केवल मलेरिया ही नहीं दोस्तों, ध्यान रखना है, ये रोग प्रतिरोधक दवा है। क्या है ये? रोग के प्रति दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति जगाएगी, आपको शक्तिमान बनाएगी दोस्तों ये दवा। तो रोग प्रतिरोधक दवा है कौन? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। पहली बात तो ध्यान रखना है, ये रोग प्रतिरोधक दवा है। गठिया के इलाज में भी काम आती है दोस्तों, ये केवल मलेरिया में काम नहीं आती है। तो ध्यान रखना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो। अब देखिए, इसकी जो मांग है दोस्तों, इसकी डिमांड सबसे पहले स्टार्ट करी किसने? विश्व के चौधरी ने, अमेरिका ने। लेकिन दोस्तों, जो भारत है, भारत ने शुरुआत में कह दिया कि वो इस दवा का निर्यात नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, बाद में जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, पेट्रोल पंप, उन्होंने भारत से कहा कि हर देश के लिए अपना राष्ट्रहित क्या होता है? सर्वोपरि होता है। और अमेरिका अपने उचित कदम उठाएगा अगर भारत क्या नहीं करेगा? इसका निर्यात नहीं करेगा। और मेरे दोस्तों, हर देश भारत की तरफ देख रहा है, उसका कारण भी है। अमेरिका क्यों भारत की तरफ देख रहा है दोस्तों, उसका आप कारण समझिए पहले, फिर आप कहना कि हाँ अमेरिका ने जो किया वो गलत किया या सही किया। मेरे प्यारे साथियों, जो ये दवा है, इस दवा का 70% उत्पादन, सोच के देखिए, 70% उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है? भारत है। मतलब दोस्तों, 70% दवा किसके हाथ में है? भारत के हाथ में। तो अब अमेरिका किससे दवा मांगेगा? भारत से ही मांगेगा। और दोस्तों, केवल अगर धमकी अमेरिका ने दी होती तो केवल भारत किसको देता? अमेरिका को देता। लेकिन मेरे दोस्तों, भारत ने 55 देशों को निर्यात की है कौन सी दवा? ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। 55 को क्यों की? जब केवल अमेरिका ने धमकी दी है तो अमेरिका को करना चाहिए था। तो दोस्तों, कोई धमकी बमकी नहीं दी है, लेकिन न्यूज को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। लेकिन हम समझदार हैं दोस्तों, फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर हैं और खुद को बेहतर तरीके से जागरूक बना सकते हैं। हर देश के लिए राष्ट्रहित क्या होता है? सर्वोपरि होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अच्छा सवाल है। अब आप मुझसे पूछोगे इस दवा का उपयोग कहां हो सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कोविड-19 के इलाज में इसका उपयोग नहीं होगा। फिर सुनी लीजिए, कोविड-19 के इलाज में इसका उपयोग नहीं होगा। कोविड-19 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में इसका उपयोग होगा। दोनों बातें अलग हैं। कोविड-19 के लिए तो कोई टीका अभी तक बना ही नहीं है, कोई दवा अभी तक बनी नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसका आगे प्रसार ना हो सके और हाँ, शरीर के अंदर क्षमता विकसित हो सके जो उससे लड़ सके, इसलिए दोस्तों इस दवा का उपयोग होगा कोविड-19 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में। ऐसा अनुमान अमेरिका ने लगाया है। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, अच्छे से याद रखना फूल पत्ती लगा करके। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। हाल ही में दुबई के
क्रिक किंगडम कोचिंग अकादमी में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड दूत निर्धारित किया है? तो दोस्तों दुबई की कोचिंग अकादमी है क्रिक किंगडम। क्या नाम है? क्रिक किंगडम इसका नाम है। और इसने अपना ब्रांड दूत किसे बनाया है दोस्तों? इसने बनाया है हिटमैन को। किसको बनाया है? हिटमैन को बनाया है। रन मशीन को बनाया है दोस्तों, छक्के मारने वाली जो मशीन है, पंडित साहब रोहित शर्मा। कौन है? पंडित जी रोहित शर्मा। और मेरे दोस्तों आपको पता है कि जो रोहित शर्मा है वो मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन भी हैं। कौन है? मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन है दोस्तों रोहित शर्मा। विराट कोहली आप जानते हो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान है। कौन? विराट कोहली। और जसप्रीत बुमराह दोस्तों, बूम बूम बुमराह, आपको याद है जसप्रीत बुमराह के बारे में? और मेरे प्यारे साथियों केएल राहुल, ये चारों जो हैं वो भारत के क्या हैं? खिलाड़ी हैं। ये दोस्तों भारतीय इतिहास जो हम टुडे हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, कल हमने डिस्कस किया था दोस्तों किसके बारे में? 16 अप्रैल 1853 के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि रेल सेवा स्टार्ट हुई थी। भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में दोस्तों, ठाणे के बीच में ये स्टार्ट हुई थी। 34 किलोमीटर लंबी थोड़ी रेल सेवा थी दोस्तों। आज हम 17 अप्रैल के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे दोस्तों अगर ये आपको जो नई शुरुआत की गई है, ये शुरुआत आपको लगेगी परिवर्तन के लिए बहुत अच्छी है दोस्तों, और आपके इतिहास की समझ को मजबूत करने के लिए दोस्तों बड़ी बेहतर होगी, तो आप क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइएगा ये क्लास। और साथ में दोस्तों अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, आपके सुझाव मैं जरूर मानूंगा। और आपने देखा होगा आपके बिना कहे दोस्तों मैं वो क्लास लेकर आता हूं, क्योंकि ये जो क्लास है वो दिल से दिल तक की क्लास है और सीधा आपके दिल के अंदर उतरेगी। आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है दोस्तों। द एथिक्स ऑफ वेदांत पुस्तक के लेखक कौन हैं? अब मेरे दोस्तों आप कहोगे कि टुडे हिस्ट्री का सवाल कैसे हुआ सर ये? तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, अभी बताता हूं आपको कि टुडे हिस्ट्री का सवाल कैसे होगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, द एथिक्स ऑफ वेदांत जो पुस्तक है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। किसकी है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। और मेरे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो निधन था, क्या जो इनका स्वर्गवास था दोस्तों, जो निधन था वो 17 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल को हुआ था। इसलिए ये टुडे हिस्ट्री का क्या बन गया दोस्तों? क्वेश्चन बन गया। अब हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म होता है 5 सितंबर को। और मेरे दोस्तों 5 सितंबर को आप क्या बनाते हो? शिक्षक दिवस बनाते हो। क्या बनाते हो? शिक्षक दिवस बनाते हो 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन हैं ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और मेरे दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मेरे दोस्तों ये भारत के उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे? 1952 से 1962 तक, 10 साल तक लगातार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। कौन दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति बने दोस्तों, और 1962 से 1967 तक क्या रहे? ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो भारत के उपराष्ट्रपति 1952 से 62 तक रहे थे, और भारत के राष्ट्रपति 1962 से ये 67 तक रहे थे। और मेरे दोस्तों 1954 में जो पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ये पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ 3 लोगों को दिया गया। तो मेरे दोस्तों 1954 में इन्हें क्या मिल गया? भारत रत्न पुरस्कार मिला। और इनकी बुक का नाम क्या है? द एथिक्स ऑफ वेदांत। क्या है? द एथिक्स ऑफ वेदांत। और मेरे दोस्तों एथिक्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से नैतिकता होता है। सही गलत क्या है दोस्तों? क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही दोस्तों क्या होती है? एथिक्स होती है। और दोस्तों वेदांत के अंदर क्या एथिक्स बताई गई है दोस्तों, इसके बारे में ये बुक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको बहुत जानकारी मिली होगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 2 बंदे और हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। एक है स्वामी, पहली बात तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने आपको बताया भारत के दोस्तों भारत के पहले कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती। मेरे दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वेदों में महिलाओं के प्रति कोई भी कुरीति नहीं थी, ना सती प्रथा थी दोस्तों, ना
दोस्तों क्या था, ना बाल विवाह था, ना दोस्तों आपकी महिलाओं के लिए कोई भी पर्दा प्रथा थी, कोई भी कुरीति नहीं थी कहाँ पर, वेदों के अंदर। इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। और एक है राजा राम मोहन राय। कौन है दोस्तों? राजा राम मोहन राय। पत्रकारिता के जनक भारत में कौन है? राजा राम मोहन राय। और दोस्तों इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय की। तो दोस्तों हाँ, इतिहास के कुछ पल ताजा हो रहे होंगे आपको। और दोस्तों अगर आपके पल कुछ ताजा हो रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि सर हाँ, इस प्रकार इतिहास धीरे धीरे करके दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और हाँ, ये इतिहास एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि इसको रटने से ये याद नहीं होगा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करते जाइएगा। आइए दोस्तों फिर एक नई पहल की ओर बढ़ते हैं, भारत दर्शन की तरफ। किसकी तरफ? भारत दर्शन की तरफ। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, राजूडी टीम देखिए आपके लिए कितना कुछ करने को तैयार है लॉकडाउन की स्थिति में। तो एक बार राजूडी टीम तक दोस्तों हाँ, आपका संदेश पहुंचना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए दोस्तों इस क्लास को। और देखिए आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? केरल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? केरल के बारे में पढ़ेंगे। और ये केरल राज्य है दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग राज्य है। और समझिए आप मेरे साथ केरल के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये है केरल। क्या है? केरल है। और केरल की सीमा लगती है दोस्तों कर्नाटक राज्य से और तमिलनाडु राज्य से। तो किससे लगती है? कर्नाटक से लगती है दोस्तों, और साथ में लगती है तमिलनाडु से। दो राज्यों से सीमा लगती है किसकी? केरल की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में दोस्तों केरल जो राज्य है वो अस्तित्व में आ गया था 1956 के अंदर। और इसकी राजधानी क्या है? गौर से देखिए दोस्तों, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हाँ मेरे दोस्तों, बचपन में ये नाम भूलता ही नहीं था, और हम क्या करते थे? बोलते थे जो नाम नहीं भूले वो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और मेरे कुछ साथी होंगे अभी तक इस नाम को गलत बोलते होंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आई होगी। सर आपने पकड़ लिया, सही पकड़े हो सर, बिल्कुल दिल से दिल तक की क्लास है, सही पकड़ूंगा। तो केरल की जो राजधानी है वो क्या है बालकों? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और यहाँ की मेन जो भाषा है दोस्तों वो है मलयालम। क्या भाषा है यहाँ की? जो अधिकांश बोले जाने वाली भाषा है वो है मलयालम। और मेरे दोस्तों मलयालम जो है वो एक शास्त्रीय भाषा है। क्या है? एक क्लासिकल दोस्तों भाषा है। कौन सी? मलयालम। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। केरल के बारे में एक बार आप देख लीजिए। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन दोस्तों यहाँ के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीट 20 हैं, राज्यसभा की सीट 9 है, और विधानसभा की सीट है दोस्तों 141। कितनी? 141 यहाँ पर विधानसभा की सीट हैं। और मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, जहां पर केरल स्थित है इस तट को क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। केरल के तट को क्या बोलते हैं जो पानी से लगता है दोस्तों? इसे बोलते हैं मालाबार तट। क्या? मालाबार तट। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट, केरल के बारे में ध्यान रखना है, मसालों की धरती। हाँ दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में मसालों की धरती, मसालों का बगीचा कौन है, तो वो है केरल। और मेरे दोस्तों नारियल की भूमि भी क्या है? नारियल के बड़े ही बेहतरीन पेड़ दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, जो केरल के टूरिज्म को, पर्यटन को चार चांद लगा देते हैं दोस्तों। पर्यटन के हिसाब से केरल सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य है। कौन? केरल। और दोस्तों तट के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ की जलवायु क्या है? इस प्रकार की है कि यहाँ पर आपको जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। तो मसालों की धरती दोस्तों, नारियल की भूमि दोस्तों कहाँ पर है? केरल के अंदर है नारियल की भूमि। यहाँ की दोस्तों अर्थव्यवस्था में नारियल का बड़ा योगदान है। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा हम किसके बारे में चर्चा करें? थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों फोटो के बारे में।
में चर्चा। आपको फोटो दिख रही है दोस्तों किसकी? हाँ, इंडियन एलिफेंट। किसकी फोटो है दोस्तों? इंडियन एलिफेंट की। और मेरे दोस्तों, हाथी कितना ताकतवर है आप सोचिए, लेकिन दोस्तों हाथी को अपनी ताकत के बारे में नहीं पता, क्योंकि जो उसके कान है दोस्तों वो उसका विशालकाय शरीर देखने ही नहीं देते। अगर हाथी को पता लग जाए कि उसका शरीर इतना विशाल है दोस्तों, तो वो जंगल में किसी को जीने ना दे। तो दोस्तों, आपको अपनी अगर शक्ति पता लग गई कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप एक बार ठान ले। देखिए दोस्तों, हर चीज में से मैं आपके लिए मोटिवेशन निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी बैटरी हमेशा 100% चार्ज रहे, ऊपर नीचे ना हिचकोले खाए। तो दोस्तों, यह है इंडियन एलिफेंट। कौन है दोस्तों? भारतीय हाथी है। और जो भारतीय हाथी है आपको पता है केरल का क्या है दोस्तों? केरल का राजकीय पशु है। क्या है? केरल का दोस्तों राजकीय पशु है कौन? भारतीय हाथी। आगे बढ़िए दोस्तों, और ये कहां पर मिलता है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कहां पर मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, एक डांस दिख रहा होगा आपको, और ये डांस कौन सा है? ये डांस मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, ये डांस है कथकली। कौन सा डांस है दोस्तों? कथकली। मसक्कली नहीं दोस्तों, कौन सा है? कथकली डांस है। और मैंने आपको बताया था इसमें एक तो हरा रंग यूज होता है और एक लाल रंग यूज होता है। तो दोस्तों, हरा और लाल रंग यूज होता है। हरा रंग जो है दोस्तों वो किसका प्रतीक है? अच्छाई का प्रतीक है। और लाल रंग बुराई का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बुराई का प्रतीक है। और मेरे दोस्तों, जो कथकली है वो किसके बीच में युद्ध है कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत के उपलक्ष्य में ये डांस किया जाता है, कथकली डांस। और ये क्लासिकल डांस है किसका दोस्तों? केरल राज्य का। आगे देखिए दोस्तों, हाँ ये है मोहिनी अट्टम। कौन सा डांस है दोस्तों? मोहिनी अट्टम। और मैंने आपको बताया था इसको जो करती हैं वो है हमारी कौन? हमारी दोस्तों बसंती। कौन? बसंती ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। कौन है दोस्तों? सांसद हेमा मालिनी। मोहिनी अट्टम दोस्तों वो किसका है? सौंदर्य का है दोस्तों। किसका डांस है? सौंदर्यता का डांस है। और इस डांस में एक लावण्यता होती है, सौंदर्यता का प्रदर्शन होता है दोस्तों। किस डांस के अंदर? मोहिनी अट्टम डांस के अंदर। देखिए कथकली जहां दोस्तों तांडव रूप की तरह होता है, मतलब उसमें एक क्या होता है? तेज होता है दोस्तों। वहीं मोहिनी अट्टम दोस्तों एक शांत होता है और सौंदर्य पर बल दिया जाता है। किसके अंदर? मोहिनी अट्टम डांस के अंदर। यह भी केरल का एक क्लासिकल डांस है। और मेरे दोस्तों, एक झील आपको दिखाई गई है। ये झील क्या है? ये झील है बेमगनाद झील। कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? बेमगनाद झील मेरे प्यारे साथियों। और यहीं पर देखिए आपको कोकोनट के जो पेड़ हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। जो बेमगनाद झील है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कहां पर स्थित है? केरल के तट पर स्थित है बेमगनाद झील मेरे प्यारे साथियों। देखिए हमारी टीम की मेहनत को एक बार देखिए कि कितनी मेहनत वो आपके लिए कर रही है। डेली कुछ ना कुछ नया ऐड कर देती है। और मेरे प्यारे साथियों, अगला फोटो देखिए कितना बेहतरीन पक्षी है, इसीलिए हमारी टीम ने इसको डाला है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट हॉर्न बिल। क्या नाम है दोस्तों? ग्रेट हॉर्न बिल। और ध्यान रखना है ये राजकीय पक्षी है। कहां का? ये राजकीय पक्षी है दोस्तों केरल का। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, क्योंकि नागालैंड के अंदर सबसे अधिक मिलने वाला पक्षी है ये ग्रेट हॉर्न बिल। लेकिन राजकीय पक्षी कहां का है? ये केरल का राजकीय पक्षी है, इसलिए फूल पत्ती वाला सवाल ये बन जाता है। अगला देखिए दोस्तों, हाँ अगला टाइगर रिजर्व देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। कौन सा टाइगर रिजर्व है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है प्यारे साथियों? बांदीपुर। अरे मेरे दोस्तों, केरल के जो टाइगर रिजर्व हैं, हाँ दोस्तों ये बांदीपुर जो है वो कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। ये गलती से यहां पर लगा दिया है, लेकिन आप समझ चुके होंगे बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। मेरे दोस्तों, केरल के अंदर कौन कौन से हैं? तो केरल के अंदर जो नेशनल पार्क हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं आप देख लीजिए एक बार कि केरल के अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, एराविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? एराविकुलम, साइलेंट वैली और दोस्तों अनाईमुडी नेशनल पार्क। तो एराविकुलम और साइलेंट वैली ये दोनों नेशनल पार्क कहां पर स्थित है दोस्तों? केरल के अंदर स्थित हैं एराविकुलम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क।
पार्क। और जो अराविकुलम है दोस्तों, ये हाथियों के लिए क्या है, बड़ा ही फेमस है। कौन सा? अराविकुलम नेशनल पार्क। और मेरे दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखिए केरल में बहने वाली नदी है पेरियार नदी। कुछ याद आ रहा है आपको पेरियार से? हाँ दोस्तों, आपका एक यार था और ये यार का क्या हो गया, पैर फिसल गया। क्या हो गया? पैर फिसल गया और उसने दोस्तों डुबकी लगा दी। कहां पर? इडुक्की बांध में। कहां पर डुबकी लगाई थी? इडुक्की बांध में डुबकी लगाई थी। तो पेरियार जो नदी है इस पर एक बांध है जिसका नाम है इडुक्की बांध। क्या नाम है? इडुक्की बांध दोस्तों इसका नाम है। और दोस्तों केरल के अंदर ही एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि। क्या नाम है? कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अरब की रानी कौन है? कोच्चि अरब की रानी है। और प्यारे साथियों जो केरल है, केरल का जो आप जानते हो एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है ओणम। क्या नाम है? ओणम नाम है। दोस्तों देखिए आर्ट कल्चर मैंने भरपूर मात्रा में जोड़ी है जिससे आपको कुछ जानने का मौका मिले। दोस्तों हर चीज केवल दोस्तों परीक्षा के लिए नहीं पढ़ी जाती, कुछ चीजें मन की संतुष्टि के लिए भी पढ़ी जाती हैं। तो दोस्तों ओणम जो है वो यहाँ का क्या है, एक फेस्टिवल है और ये फसल कटाई से संबंधित है। कौन सा है? फसल कटाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, केरल का जो हाई कोर्ट है दोस्तों, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है मणिशंकर। कौन है? जस्टिस मणिशंकर। तो ध्यान रखना है, जस्टिस मणिशंकर केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। एक मेरा दोस्त लगातार कह रहा था सर एक रिक्वेस्ट मानिए, हाई कोर्ट को जोड़ दीजिए उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं। लो भाई आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है और केरल के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस मणिशंकर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाँ आज सारी जानकारी दूंगा केरल के बारे में आपको। अगर पूछ ले आपसे साक्षरता के हिसाब से भारत में पहले स्थान पर कौन है, तो वो दोस्तों है पहले स्थान पर केरल। और यहाँ पर 94% क्या है दोस्तों? 94% साक्षरता है। कहाँ पर? केरल के अंदर। और मेरे दोस्तों लिंगानुपात सेक्स रेशो में अगर आपसे पूछ ले कि कौन पहले स्थान पर है, तो भी पहले स्थान पर है केरल। और मेरे दोस्तों यहाँ पर 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 दोस्तों क्या है? महिला है। मतलब कि ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है। 1084 सेक्स रेशो है दोस्तों किसका? केरल का। तो साक्षरता में, लिंगानुपात में, दोनों में पहले स्थान पर है दोस्तों कौन? केरल। तो केरल के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दी हैं और मुझे उम्मीद है कि सारी जानकारी आपके लिए निर्णायक कदम साबित होगा। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो आप इस क्लास को आग की तरह फैला देना कि हाँ सर ये क्लास लायक है किसके? ये क्लास लायक है आपके एग्जाम की धज्जियां उड़ाने के लिए। अब देखिए कल का सवाल क्या है, फूल पत्ती वाला। 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन किन देशों को विभाजित करती है? अरे मेरे दोस्तों पागल सुल्तान याद है आपको, उत्तर कोरिया वाला, उसी के मध्य है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है दोस्तों ये कुछ ऐसे स्थित हैं दोनों देश, और बीच में एक रेखा है जिसका नाम है 38 डिग्री रेखा। यहां पर है दोस्तों उत्तर कोरिया और यहां पर है साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया आप जानते हो दोस्तों किम जोंग उन यहां के क्या हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और साउथ कोरिया में दोस्तों अभी वोटिंग हुई है चुनावों के लिए। यहां पर संसद जो है नेशनल असेंबली, इसके लिए वोटिंग हुई है। भारत और नापाक इरादों वाले पाकिस्तान दोस्तों, इसके मध्य रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और यूएस और कनाडा के मध्य दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 49 डिग्री पूछ ले अगर आपसे कहाँ है, तो चौधरी और कनाडा के बीच में है। कनाडा नहीं दोस्तों ये कनाडा है, अलग ही मजा आएगा बोलने में, एक बार बोल के देखिएगा। तो चौधरी और कनाडा के बीच में है दोस्तों 49 डिग्री रेखा। तो अच्छा क्वेश्चन था, नई जानकारी आपको कुछ मिली होगी इसके अंदर। आगे बढ़िए दोस्तों, आज का फूल पत्ती वाला सवाल क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी द्वीप, सी सिलवासा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल के द्वारा मैं आपको अंडमान निकोबार के बारे में समझा दूंगा, ये एकमात्र इस सवाल का उद्देश्य था। आप हंसते रहना दोस्तों और आप मुझे जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में कि सर आपकी जो ये क्लास है ये परिवर्तन आपके अंदर ला रही है या नहीं ला रही है। जो नई चीज मैंने स्टार्ट की है दोस्तों, हाँ ये नई चीज ध्यान रखना आपके सिलेक्शन में दोस्तों निर्णायक भूमिका निभाएंगी। जब पेपर आएगा ना
तो आपके दिल के अंदर और आपके दिमाग के अंदर केवल फूल पत्तियां घूमेंगी और आप कहोगे कि सर इतना लड्डू पेपर आया था। मेरे दोस्तों, पेपर लड्डू नहीं था, आपने उन सवालों को लड्डू बना दिया अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी मुस्कान के बलबूते पर। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों क्लास को, कि जो घर से मैं दोस्तों मेहनत कर रहा हूं आपके लिए वो सार्थक हो सके। और हाँ दोस्तों, जो राजूडी टीम है दोस्तों, वो भी क्या मोटिवेट हो सके और आपके लिए कुछ बेहतर कर सके। तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और किसानों का सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।